नमो नमः मित्राणि, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का पुनः स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बहुत लंबे समय के बाद मिल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए जो बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग रहता है। तो इसीलिए आज का टॉपिक है साहित्य और साहित्य शास्त्र और काव्य प्रकाश। तो सबसे पहले बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता है कि साहित्य क्या है और साहित्य शास्त्र क्या है और इन दोनों में फ़र्क क्या है बेसिकली। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे, साथ ही हम ये जानेंगे कि इनमें क्या क्या पढ़ना होता है। फिर उसके बाद लेवल अप करते हुए चलेंगे कि इनको कैसे समझना होता है। तो आई गेस लेट्स गेट स्टार्टेड। सबको अच्छा लगने वाला है। आप सभी का पुनः स्वागत, वेलकम अगेन। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि साहित्य क्या है और साहित्य शास्त्र क्या है। बहुत सारे लोगों को डिफ़िकल्टी होती है, बहुत सारे लोगों को अजीब लगता है, ये समझ नहीं आता है कि क्या डिफरेंस है। लिटरेचर पढ़ा है आपने, लिटरेचर का नाम सुना है, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं। लिटरेचर वो होता है जो आप किताबों में पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, पोएट्री पढ़ते हैं, जो भी बेसिकली लिखित रूप में आप पढ़ते हैं। इट कैन बी फिक्शन, इट कैन बी नॉन फिक्शन। ठीक है, वो काल्पनिक भी हो सकता है, यथार्थ भी हो सकता है। तो वो होता है लिटरेचर। और जब आप टेक्निकलिटी को पढ़ते हैं कि ये जो लिटरेचर बनाया गया है इसके पीछे क्या टेक्निकल चीज़ें यूज़ हुई हैं, तकनीकी चीज़ें क्या क्या यूज़ हुई हैं, किसको क्या बोलते हैं, जब आप उन चीज़ों को डिफ़ाइन करना शुरू करते हैं, क्यों और क्या के ऊपर प्रश्न उठाते हैं, तब वो शास्त्र बन जाता है। जैसे कि गणित शास्त्र है, जैसे कि विज्ञान शास्त्र है, जैसे कि छंद शास्त्र है, जैसे कि नाट्य शास्त्र है। ठीक है, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें आप पाएंगे कि शास्त्र में आती हैं, क्योंकि वो एक स्टडी है। लिटरेचर जो है वो जस्ट रीडिंग है। ठीक है, जिससे आप इन्फॉर्मेशन लेते हैं। उस इन्फॉर्मेशन के पीछे टेक्निकलिटीज़ को जब आप डिफ़ाइन करना शुरू कर देते हैं, जब आप पारिभाषिक रूप में उसे समझने की कोशिश करते हैं, उसे समाज के सामने एक प्रेजेंटेबल वे देते हैं, तो वहाँ पर वो शास्त्र बन जाता है। और अगर आप उसको रीड कर रहे हैं मनोरंजन के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, ज्ञान के लिए, तो वो लिटरेचर है। ठीक है, तो यही फ़र्क है साहित्य और साहित्य शास्त्र में। साहित्य की जब मैं बात कर रही हूँ तो उसमें आ जाता है जितने भी आचार्य जो हुए हैं, जैसे कालिदास हुए हैं, भास हुए हैं, भारवी हुए हैं, भर्तृहरि हुए हैं, विशाखदत्त हुए हैं, इन जितने भी आचार्यों ने जो काव्य लिखे हैं, है ना, वो काव्य जैसे कि पद्य काव्य लिखा है, गद्य काव्य लिखा है, नाटक लिखा है, चंपू काव्य लिखा है। तो इस तरह के जो काव्य हैं, पोएट्रीज़ हैं, फिक्शन है, इस तरह की जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं लिटरेचर में, वो आती हैं साहित्य में, वो है साहित्य। लेकिन जब हम बात करते हैं कि इस काव्य में या इस पद्य में कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है, और इसमें कौन सा रस है ना, इसमें कौन सी रीति है, कौन सी वृत्ति है, किस तरह के समास का प्रयोग है, कौन से गुण हैं, जब इन चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं, जब हम उस पोएट्री को अलग 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 टुकड़े करके उसको डिफ़ाइन करना शुरू करते हैं, तो वो बन जाता है साहित्य शास्त्र। ठीक है, तो हमने नाट्य शास्त्र का नाम सुना होगा। नाट्य शास्त्र जो है उसे नाट्य वेद भी कहा जाता है, और उसमें जो है तमाम तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तमाम तरह की चीज़ों से मेरा तात्पर्य है कि उसमें अभिनय कैसा होना चाहिए, अभिनय कितने प्रकार का होना चाहिए, किस रस में आपको कैसा अभिनय करना चाहिए, कॉस्ट्यूम कैसी होनी चाहिए, किस किस कैरेक्टर का एंट्री और एग्ज़िट टाइम क्या होना चाहिए, है ना, स्टेज पे कहाँ चीज़ कहाँ क्या रखा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आती हैं शास्त्र के अंदर। अब क्योंकि वो नाट्य से संबंधित शास्त्र है तो वो नाट्य शास्त्र है। ठीक है, तो आज अभी हमने ये जाना कि साहित्य और साहित्य शास्त्र में क्या डिफरेंस है। तो जब हम सिर्फ पोएट्री पढ़ रहे हैं, सिर्फ कोई नाटक पढ़ रहे हैं, तो वो है साहित्य। और अगर हम उसके कंटेंट्स को तोड़ तोड़ कर उसके बारे में तकनीकी चीज़ें जान रहे हैं, तो वो आ जाती है साहित्य शास्त्र में। आई होप ये क्लियर है। चलिए, तो अब हम बात करेंगे काव्य प्रकाश के बारे में। काव्य प्रकाश ही क्यों? काव्य प्रकाश इसलिए क्योंकि जब आप साहित्य शास्त्र में जाना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से, मुझे जैसा लगता है, सबसे बेसिक लेवल का टेक्स्ट जो है वो काव्य प्रकाश है। सबसे ईजीएस्ट लेवल का टेक्स्ट जो है वो काव्य प्रकाश है। उसी से प्रवेश पाया जाना चाहिए, ये मुझे ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो टेक्स्ट आप देखते हैं साहित्य शास्त्र जगत में, जैसे कि साहित्य दर्पण है या और भी जो टेक्स्ट हैं, उन सब में मम्मट के बाद ही हम देखते हैं, मम्मट के टेक्स्ट को समझने के बाद ही हम उसको समझ
पाएंगे, क्योंकि मम्मट ने बहुत आसान भाषा में समझाई है कुछ चीज़ें। और मम्मट ने जो काव्य प्रकाश की रचना की है वो भी बहुत सुंदर तरीके से की है कि किसी को कन्फ्यूजन ना रह जाए, सब कुछ एक ही चीज़ में समेट दिया, एक पैटर्न दिया और उसी पैटर्न से चले वो। अगर इस बारे में आप थोड़ा सा और डीप में जानना चाहते हैं तो मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, द मेकिंग ऑफ काव्य प्रकाश, आप प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और साथ साथ मैं यहाँ पर भी बताती रहूँगी कि ऐसा क्या है काव्य प्रकाश ही क्यों। तो चलिए काव्य प्रकाश के बारे में बात करते हैं, शुरू करते हैं काव्य प्रकाश। ऑलराइट, तो काव्य प्रकाश शुरू होता है एक मंगलाचरण से। उसके बाद काव्य के प्रयोजन बताए जाते हैं कि काव्य क्यों पढ़ना चाहिए या क्यों लिखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद काव्य के हेतु बताए जाते हैं, उसके बाद काव्य का लक्षण दिया जाता है, और जो काव्य का लक्षण दिया जाता है उसी लक्षण के आसपास पूरा काव्य प्रकाश समेट लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें काव्य प्रकाश में 10 उल्लास हैं, ठीक है। पहले उल्लास में आपको थोड़ा सा डेफिनेशन मिलेगा, उसके बारे में पता चलेगा कि काव्य क्या है, काव्य की चीज़ों के बारे में समझाएंगे, शुरू पे इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद जब लक्षण दे देंगे तो लक्षण में आने वाले जो शब्द हैं उन शब्दों के आधार पर ही आगे आने वाला हर चैप्टर है, ठीक है। तो जैसे अगर लक्षण में शब्द आया, शब्दार्थ आया, तो शब्द क्या होता है उसके ऊपर अगला चैप्टर है। अर्थ आया, अर्थ क्या होता है उसके ऊपर चैप्टर है, ठीक है। अलंकार बढ़ा है तो अलंकार के ऊपर चैप्टर है। गुण क्या होता है तो गुण के ऊपर चैप्टर है। दोष क्या होता है तो दोष के ऊपर चैप्टर है। तो इस तरीके से काव्य प्रकाश की फ्रेमिंग की गई है। तो इसलिए आई गेस काव्य प्रकाश समझना और भी ईजी हो जाता है और भी ईजीली हम लोग उसको ग्रास्प कर सकते हैं कि अच्छा ऐसा है, तो अब समझ में आया। और उससे ना एक बेस लेवल क्लियर हो जाता है कि काव्य में ये चीज़ें हैं। तो उससे ऊपर जो चीज़ें जानने वाली हैं, या मम्मट से पहले जिन आचार्यों ने जो काम कर दिया है उसका इंट्रोडक्शन भी हमें मिल जाता है, उसके बारे में छोटी छोटी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे दिमाग में आ जाती है। तो इसलिए काव्य प्रकाश को मैं मानती हूँ कि पहला टेक्स्ट, प्रवेश टेक्स्ट वही होना चाहिए। तो बाकी बहुत यूनिवर्सिटीज़ में और भी टेक्स्ट होंगे, हो सकता है कुछ ऐसे टेक्स्ट भी हो जिनकी जानकारी मुझे ना हो, बट काव्य प्रकाश मेरे हिसाब से सही है अभी तक, क्योंकि मैंने जितने भी टेक्स्ट पढ़े हैं उनमें काव्य प्रकाश मुझे बेहतर लगा प्रवेश के लिए। चलिए, तो अब हम बात करेंगे कि काव्य प्रकाश शुरू कहाँ से होता है। काव्य प्रकाश का जो पहला ही श्लोक है वो एक मंगलाचरण है, तो आज एटलीस्ट हम एक मंगलाचरण तो करके जा ही सकते हैं, ठीक है। तो श्लोक इस प्रकार है। नियतिकृत नियम रहिताम लादैकमयीं अनन्य परतंत्रां नवरस रुचिरां निर्मितिम आदधति भारती कवेर जयति। बहुत ही सुंदर पद्य रचना यहाँ पर आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में की है। ग्रंथ को शुरू करते ही आचार्य मम्मट कहते हैं कि ये जो सृष्टि है ये ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि है, इसमें कुछ नियम हैं, कुछ नियति है जिसके हिसाब से ये पृथ्वी चलती है। कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं कि भाई अगर आप गेंद ऊपर उछालेंगे तो वो नीचे आएगी, ऊपर नहीं रहेगी, ठीक है। और फूल बात नहीं कर सकता, वृक्ष बात नहीं कर सकते, है ना, मनुष्य बात कर सकते हैं, पशु पक्षी बात नहीं कर सकते। इस तरह की कुछ रूल्स हैं, है ना। मनुष्य जो नहीं कर सकता वो पशु पक्षी कर सकते हैं, वृक्ष जो कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते हैं। तो इसकी कुछ नियति है, कुछ नियम है जिससे ये सृष्टि बंधी हुई है। तो ब्रह्मा की जो सृष्टि है वो कुछ नियमों पर चलती है, लेकिन कवि की जो सृष्टि है उसमें कोई नियम नहीं होता, वो पूरी तरह कवि की कल्पना के ऊपर आधारित होती है। कवि की कल्पना ही उसमें सुप्रीम रोल निभाती है कि कवि जैसा चाहे उस पात्र को बना सकता है, उस जगह को बना सकता है जो ब्रह्मा की सृष्टि में हमें देखने में नहीं मिलती। तो जो कवि की सृष्टि है ना वो ब्रह्मा की सृष्टि से और ऊपर बढ़ा दी है आचार्य मम्मट ने, क्योंकि उसमें जितने भी सेट ऑफ रूल्स होते हैं वो कवि के हिसाब से होते हैं, ब्रह्मा की सृष्टि के हिसाब से नहीं होते, है ना। तो कल्पना में आप कैसे भी हो सकते हैं, कल्पना कितनी भी सुंदर हो सकती है, जो कवि की सृष्टि है वो उन नियमों को, उन नियति को, उस नियति से बाध्य नहीं होती, है ना। तो कवि इज़ मोर सुप्रीम दैन ब्रह्मा, दिस हैज़ बीन शोन हेयर बाय आचार्य मम्मट, ठीक है, कि वो नियम रहित होती है। जितनी भी नियति जो बनाई गई है उसके नियमों से रहित होती है कवि की सृष्टि। तभी तो वो प्राणियों को पर्सोनिफाई कर देता है, मानवीकरण कर देता है कि हंस बात कर रहा है, कौवा बात कर रहा है, चिड़िया बात कर रही है, पुष्प जो है वो उनको भी शकुंतला के प्रति प्रेम है, जो हिरण है वो भी
शकुंतला के प्रति प्रेम व्यक्त कर सकता है ना। और अगर महाराज अज रघुवंश में रो रहे हैं तो साथ में वृक्ष भी रो रहे हैं, पशु पक्षी भी रो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कवि की कल्पना में ही संभव है, कवि की सृष्टि में ही संभव है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ पोएट्री। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली माँ सरस्वती जी की, माँ भारती जी की स्तुति की गई है, उनको नमस्कार किया गया है ना। उनके लिए बोला गया है कि ऐसी माँ सरस्वती जो कवि की सृष्टि, जो कवि के अधीन रहती है, कि ऐसी ऐसी रचना करने वाली माँ भारती, भारती मतलब माँ सरस्वती, माँ सरस्वती मतलब जो आपकी वाणी है, जो कवि की वाणी है, जो बुद्धि कौशल है, तो ऐसी ऐसी रचना करने वाली जो कवि की भारती है, माँ सरस्वती है, वो सर्वोत्कर्षशालिनी है, उनको नमस्कार है। ठीक है, अब कैसी कैसी रचना, तो पहले हमने पढ़ा कि नियतिकृत नियम रहिता। ठीक है, नियतिकृत नियम रहिता जो किसी भी नियम के अधीन नहीं है, सभी नियति के नियमों से रहित है। ठीक है, दूसरा शब्द यहाँ पे आता है लादेकमयी अनन्य परतंत्रा। लाद का मतलब होता है आनंद मात्र स्वरूप, सिर्फ जहाँ आनंद रहता है। ठीक है, एक मतलब एकमात्र आनंद, जहाँ पर सिर्फ एकमात्र आनंद रहता है। कैसा आनंद? ठीक है, उसके लिए करते हैं मयट प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पे किया गया है, मतलब एकमात्र आनंद स्वरूप वाली है, राधेकम मई। ठीक है, एकमात्र आनंद स्वरूप वाली है माँ सरस्वती। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ हम ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं, इसको इस रूप में हम जान सकते हैं कि अगर आप कोई नाटक देख रहे हैं, आप कोई दृश्य देख रहे हैं और सपोज़ उसमें करुण रस है, ठीक है, और उसको आप कोई मूवी को देखकर रोने लग गए, आपको रोना आ गया, है ना, तो क्या आप ऐसा चाहेंगे कि आप वो मूवी बंद कर दें? नहीं चाहेंगे। अगर आप कुछ ऐसा इमोशनल सीन देख रहे हैं जो पूरे क्लाइमैक्स से बंधा हुआ है और अब उस इमोशनल सीन के आने पर आपको इमोशंस फील हो रहे हैं एंड उसी में अगर आप रोने लग जाएं, तो आप क्या टीवी बंद कर देंगे? नहीं करेंगे ना। आप बुक बंद कर देंगे? नहीं करेंगे। आप जानना चाहेंगे इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, है ना। लेकिन वही अगर आप रियल लाइफ में रोते हैं तो आपको दुख होता है। टीवी देखते हुए जो रोना है वो दुख नहीं है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप कुछ काव्य पढ़ रहे हैं और उसमें यदि करुण रस भी आ गया, ठीक है, जिससे आपको रोना आ गया, आप नाटक देख रहे हैं उससे आपको रोना आ गया, तो वहाँ पे करुण रस भी अगर आ गया तो वो भी आनंद मात्र का ही स्वरूप है। वहाँ पर रोना रोना नहीं है, वो रोना आनंददायक है ना। उसी तरीके से रियल लाइफ में अगर आप इसको अप्लाई करें तो ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर रोना जो है वो दुख होता है, लेकिन जो कवि की सृष्टि है वहाँ पर एकमात्र आनंद होता है, चाहे वो करुण रस में ही क्यों ना हो, है ना। अगर वहाँ पे रौद्र रस भी चल रहा है तो उसको देखकर भी जो आपको गुस्सा आ रहा है तो आप उस सीन को कंटिन्यू रखना चाहोगे कि इसके बाद इसने क्या किया, है ना। तो वो सभी रस, चाहे कोई भी इमोशन हो, वो आनंद मात्र का स्वरूप होते हैं, है ना। आनंद का अनुभव कराते हैं, आनंद का आस्वादन करवाते हैं। तो यहाँ पर राधेकम मयिम से यही तात्पर्य है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वर्ड पे। अगला वर्ड है अनन्य परतंत्रा, यानी जो ब्रह्मा की सृष्टि है उसमें बहुत सारे नियम, मतलब उसमें कुछ नियम ऐसे चलते हैं कि कुछ समवाय कारण है, कुछ असमवाय कारण है। जैसे कि ये जो पिंक कलर है, ये जो पट है, इसमें जो पिंक कलर है ना, वो एक दूसरे में समवाय संबंध से रहते हैं। इस तरीके से और भी चीज़ों में आप देखते होंगे, अगर आपने न्याय इत्यादि वैशेषिक दर्शन पढ़ा होगा तो आपको ये टर्म्स पता होंगे। अदरवाइज़ इट्स फाइन, अगर नहीं पता है तो मैं बस ये कह रही हूँ कि हर चीज़ के पीछे एक कारण होता है सृष्टि में, है ना। तो बहुत सारी एक चीज़ दूसरी चीज़ पर डिपेंडेंट होती है, चाहे वो इमोशन हो, चाहे वो कोई काम हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, व्हाटएवर, है ना। तो एक चीज़ दूसरी चीज़ पर हमेशा डिपेंडेंट रहती है, लेकिन कवि की सृष्टि में कोई किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं होता। इट इज़ इंटरडिपेंड, देयर इज़ इंटरडिपेंडेंस इन कवि की सृष्टि। तो अनन्य परतंत्रा मतलब कोई भी किसी के ऊपर आधारित नहीं है, किसी के अधीन नहीं, ठीक है। तो कवि जो है वो अपनी प्रतिभा के अतिरिक्त कहीं और डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है। ये कार्य किससे होता है? माँ भारती के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये एक और विशेषण दिया गया। अब अगले विशेषण को देखते हैं क्या है। अगला वर्ड है नवरस रुचिरा, ठीक है। अगर रस का यहाँ पर क्या मतलब है, रस को यहाँ पर हम इस तरीके से देख लेते हैं, टेस्ट, ठीक है। इसके लिए साहित्य शास्त्र के ग्रंथों में शब्द आया है आस्वाद्य, जो जिसका आस्वादन हो सके वो रस है, ठीक है, आस्वाद्यमान रस। अब
जो ब्रह्मा की सृष्टि है उसमें कुछ 5-6 तरह के रस बताए गए हैं कि कुछ मीठा है, कुछ खट्टा है, कुछ कड़वा है, कुछ तीखा है। तो इस तरीके से कुछ रस बताए गए हैं, कुछ फीका है ना। तो वहाँ पर अलग अलग तरह के जो रस हैं वो अलग अलग तरह का टेस्ट लेते हैं, ठीक है। अब वो जो रस है वो कैसे होते हैं, कुछ तो अच्छे लगते हैं, कुछ अच्छे नहीं लगते, है ना। लेकिन जो कवि की सृष्टि में रस हैं, यानी जो नव रस है, श्रृंगार, वीर, करुण, भयानक, बीभत्स, हास्य, ये वाले जो रस हैं, ये 9 रस हैं। और इनमें से कोई भी रस जो है पाठक को या दर्शक को कभी भी कटु नहीं लगता है, कभी भी बुरा नहीं लगता है। उसको कोई भी रस हो उसको आनंद ही देता है ना। तो नव रस रुचिकर, ठीक है, 9 रस पाठक को रुचिकर लगते हैं। और इन सबको प्रदान करने वाली कौन है, माँ भारती है, ठीक है। अगला वर्ड है निर्मितम आदधति। निर्मितम मीन्स जो भी बनाया गया है, ठीक है, कवि के द्वारा जो भी बनाया गया है, जो भी कंस्ट्रक्ट किया गया है, उसे एग्जिस्टेंस में लाती है कौन, माँ भारती। अगर कवि लिख रहा है और उसे कोई पढ़ रहा है, ठीक है, तो वो सारी पिक्चर उसके दिमाग में चलती है ना। दिमाग में चलती है आजम कि कवि ने लिखी, कैसे लिखी, किसकी कृपा से लिखी, माँ शारदे, माँ सरस्वती की कृपा से लिखी, है ना। और वो जो भी लिख रहा है, पाठक पढ़ रहा है और वो सृष्टि यहाँ पर चल रही है ना। जो भी पढ़ेगा वो सृष्टि उसके दिमाग में एग्जिस्ट करने लगती है ना। और इसी तरीके से अगर आप कोई ड्रामा देखना है तो उसकी जो स्क्रिप्ट है जो कवि ने लिखी है वो आप स्टेज पर देखते हैं कि वो दृश्य चल रहा है ना। तो उस निर्मित काव्य को वो एग्जिस्टेंस में लाती है ना। उसको एक एग्जिस्टेंस देती है कि हाँ, आपने जो लिखा है ये दुनिया वो क्रिएट कर दी लो मैंने, ठीक है, वो दुनिया मैंने क्रिएट कर दी, किसने, माँ सरस्वती ने, ठीक है। तो निर्मित माँ ददती, ठीक है। अगला वर्ड है कवेर जयति। ऐसी कवेर मतलब कवि की जो माँ सरस्वती है, कवि की जो माँ भारती है, कवि की जो वाणी है ना, उसकी जय है। वो सर्वोत्कर्षशालिनी है, ठीक है, वो सबसे बेस्ट हैं, उनको नमस्कार है, उनकी जय। तो ये था काव्य प्रकाश का मंगलाचरण, ठीक है। इसके साथ साथ मैं प्रयास करूँगी और भी चीज़ें बनाऊँ, ठीक है, और भी चीज़ों पर वीडियो बनाऊँ या इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करने की कोशिश करूँ। तो एक्चुअली व्यक्तिगत जीवन में जब बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं तो वीडियो बनाना और एडिटिंग करना हेक्टिक हो जाता है। तो मैं प्रयास करूँगी कि मैं कंटिन्यू करूँ, कुछ डालूँ वीडियोस इन टॉपिक्स पर, ठीक है। और आपने प्रेम से सुना, आप सभी का धन्यवाद। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। पुनः मिलेंगे। नमो नमः।